आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इस पे निर्माण में विभिन्न शक्तियों के योगदान और सौरमंडल के विभिन्न प्लैनेट्स में पृथ्वी की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग देखें, क्योंकि हमारी पृथ्वी इस सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे स्थान पर और आकार के हिसाब से पांचवा बड़ा प्लेनेट है और सूर्य से ये 14.96 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे अवस्थित है। यदि हम पृथ्वी के सरकमफ्रेंस को देखें तो ये 40,000 किलोमीटर है और यदि हम इसकी डायमीटर को देखें तो 12,756.8 किलोमीटर है और जो कि दोनों ध्रुवों के आर पार फैला हुआ है। यदि हम इसके धरातलीय क्षेत्रफल को देखें तो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में हमारी पृथ्वी फैली हुई है। हमारी पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में कुछ तथ्यों को यदि हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी पृथ्वी आज से 4.5 बिलियन साल पहले बनी है और इस पृथ्वी को स्थिर स्थिति में, संतुलन की स्थिति में बनाए रखने में प्लेट टेक्टोनिक का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी पृथ्वी लोहा, ऑक्सीजन और सिलिकॉन से प्रमुखतः निर्मित है। हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा जल से आवृत है और यदि हम इसके पर्यावरण को देखें, इसके वातावरण को देखें, इसके एटमॉस्फेयर को देखें तो 10,000 किलोमीटर की दूरी तक ये फैला हुआ है और हमारी पृथ्वी के अंतरतम के हिस्से को हम देखें तो ये पिघले हुए लोहे से बना हुआ है, जिसकी वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण इसमें होता है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक रोटेशन पूरा करती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं इस सौर मंडल में, इस सौर सिस्टम में, उसमें एकमात्र हमारी पृथ्वी ऐसी है जहां पे जीवन यापन की दिशाएं उपलब्ध हैं। यदि हम पृथ्वी के ऊर्जा के स्रोतों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दो तरह से हमारी पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त होती है। जो बाह्य धरातलीय स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सूरज से ऊर्जा हमें मिलती है जो पर्यावरण या जल मंडल के अवशोषण से हमें मिलती है और इस सूर्य की ऊर्जा से अनाच्छादनात्मक प्रक्रियाएं गतिमान होती हैं, इसमें अपक्षय और अपरदन का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि आंतरिक ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भूकंप और ज्वालामुखी से पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा प्राप्त होती है और जैसे कि पृथ्वी पे जो कार्यकारी शक्तियां हैं उनको हम देखें तो उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पृथ्वी के ऊपर कार्य करने वाली शक्तियां और पृथ्वी के अंदर कार्य करने वाली शक्तियां। यानी पृथ्वी के बाहरी धरातल पर जो कार्य करने वाली शक्तियां हैं उनको हम बाह्य शक्तियों के रूप में जानते हैं और पृथ्वी के अंदर
आंतरिक भूभाग में जो कार्य करने वाली शक्तियां हैं उनको आंतरिक शक्तियों के रूप में हम जानते हैं। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के रूप में भूकंप और ज्वालामुखी पृथ्वी के धरातल पर नवनिर्माण का कार्य करती है, स्थल रूपों के निर्माण का कार्य करती है और उन्हीं की वजह से पृथ्वी के धरातल पर्वतों की उत्पत्ति देखने को मिलती है। लेकिन पृथ्वी की बाह्य शक्तियां जिनमें जल, वायु और हिमानी, वो पृथ्वी के ऊपर उन निर्माण की गई स्थल रूपों के ऊपर समतलीकरण का कार्य करती है और ये एक चक्रीय प्रक्रिया चलती रहती है जिसे हम अपर्दन चक्र के रूप में जानते हैं। तो कुल मिलाकर के पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां निर्माण का कार्य करती हैं और पृथ्वी की बाह्य शक्तियां समतलीकरण का कार्य पृथ्वी के धरातल के ऊपर करती हैं। पृथ्वी के आंतरिक स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें कि कैसे पृथ्वी का आंतरिक स्वरूप है, तो इस परिप्रेक्ष्य में 3 तरह की हमारे पास सूचना प्रदान करने वाले स्रोत हैं। जो पहला स्रोत है उसको हम कह सकते हैं कृत्रिम स्रोत, जिसमें घनत्व, दबाव और ताप के आधार पर हमको पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में सूचना मिलती है। इसके अलावा जो दूसरा स्रोत है वो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई जो विभिन्न संकल्पनाएं हैं, विभिन्न सिद्धांत हैं, उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। और तीसरा प्राकृतिक स्रोत, जिनमें ज्वालामुखी, विस्फोट और भूकंप विज्ञान के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बनावट के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इस बारे में भूकंपीय जो तरंगे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमको प्रदान करती हैं, क्योंकि जब कभी भी भूकंप का प्रादुर्भाव होता है तो भूकंपीय तरंगे निकलती हैं और ये तरंगे उस फोकस से, उस भूकंप मूल से, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, चारों तरफ फैलती हैं या चारों तरफ गतिमान होती हैं। ये भूकंपीय तरंगे 3 तरह की हैं, जिनको हम एक समय में ही भूकंप के उद्भव के समय ही ये निकलती हैं। लेकिन इन तीनों तरंगों की जो व्यवहारिकता है उसमें अंतर देखने को मिलता है। इन तरंगों को यदि हम देखें तो हम 3 भागों में इनको बांट सकते हैं, पी, एस और एल तरंगे। पी प्राइमरी या प्रेशर वेव्स के रूप में हम इनको जानते हैं और एस सेकेंडरी या द्वितीयक वेव्स के रूप में हम इनको जानते हैं। इन दोनों को मिलाकर के हम बॉडी वेव्स इनको हम कहते हैं और रैली वेव्स और लोव वेव्स, इन दोनों को मिलाकर के हम सरफेस या धरातलीय तरंगों का रूप हम इनको देते हैं। यदि हम इन अलग अलग तरह की तरंगों के व्यवहार को देखें तो इनमें जो प्राथमिक तरंगे हैं वे सबसे पहले भूकंप जो केंद्र है वहां तक पहुंचती हैं और ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में ये चलायमान होती हैं, यात्रा करती हैं और इनको हम पुल और पुश वेव्स के रूप में भी इनको हम जानते हैं। जो एस वेव्स हैं इनको हम सेकेंडरी तरंगे कहते हैं और ये ठोस में तो पदार्थों में तो यात्रा करती हैं या चलती हैं, लेकिन ये द्रव और गैस में नहीं चलती हैं। लेकिन इनका जो मूवमेंट होता है वो अप और डाउन होता है और अप डाउन मूवमेंट की वजह से ये अधिकांशतः धरातल पे ये नुकसान पहुंचाती हैं। तीसरी तरंग है एल वेव्स।
इनको हम सरफेस वेव भी कहते हैं। और ये बहुत धीरे से मूव करने वाली भूकंपीय तरंगे हैं और अधिकांशतः धरातल के सबसे ऊपरी भाग में या पृथ्वी के जो धरातल पे हैं उस पे पहुंचने वाली ये तरंगे हैं और इन तरंगों की वजह से सर्वाधिक नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि ये बेंड होते हुए, ट्विस्ट करते हुए सरफेस पे चलती हैं, इसलिए इनकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। यदि हम डायग्राम में देखें तो कोर से लेकर के मेंटल और क्रस्ट तक जो तरंगे हैं, इनकी गति इस प्रकार से संचालित होती है। यदि हम पृथ्वी की बनावट को देखें तो हमारी पृथ्वी को बनावट के हिसाब से हम 3 भागों में बांटते हैं। जो सबसे बाहरी भाग, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट के बाद फिर मेंटल और मेंटल के बाद कोर का हिस्सा होता है। जो मेंटल का हिस्सा है वो, उसको 2 रूपों में हम देखते हैं। सियाल बाहरी हिस्सा जो सिलिकॉन और एल्यूमिना का बना होता है, और सीमा आंतरिक हिस्सा जो सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होता है, और कोर जो निफे का बना हुआ, निकिल और फेरियम का बना हुआ होता है। हम पृथ्वी की आंतरिक बनावट को हम दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं। यदि हम सेब को 2 टुकड़ों में काटें तो सबसे बाहरी सेब की जो पपड़ी होती है, छिलका वाला हिस्सा, उसको क्रस्ट के रूप में समझ सकते हैं। और जो पपड़ी के अंदर वाला हिस्सा, गुदे वाला हिस्सा है, उसको हम मेंटल, और जो सबसे अंदर का गुदा वाला हिस्सा जहां पे बीज देखने को मिलते हैं सेब के, उसको हम कोर के रूप में समझ सकते हैं। तो हम पृथ्वी की आंतरिक बनावट को क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर के रूप में समझ सकते हैं। जो क्रस्ट वाला हिस्सा है वो सबसे बाहरी हिस्सा है, उसके बाद मेंटल वाला हिस्सा है जो क्रस्ट और कोर के बीच का हिस्सा है, और सबसे आंतरिक हिस्सा, इसको हम कोर के रूप में जानते हैं। तो जो पृथ्वी का जो कोर का हिस्सा है, ये इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। जो आउटर कोर होता है वो पिघले हुए धातुओं से बना हुआ है, और जो इनर कोर है वो ठोस धातुओं से निर्मित है। यदि हम पृथ्वी की विभिन्न परतों को देखें तो जो सबसे बाहरी परत है, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, जो 100 किलोमीटर की मोटाई में है, इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ये लिथोस्फीयर के रूप में, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का जो हिस्सा है वो लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर के नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम एस्थनोस्फीयर के रूप में जानते हैं। और एस्थनोस्फीयर के नीचे जैसे जैसे हम पृथ्वी की धरातल की तरफ, आंतरिक भाग की तरफ बढ़ते हैं, तो मेंटल का हिस्सा, और मेंटल का हिस्सा 100 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक की गहराई में है। और मेंटल के बाद फिर आउटर कोर वाला हिस्सा आता है जो 2900 से 5100 किलोमीटर की गहराई में है, जो अधिकांशतः द्रव अवस्था में है। और फिर 5100 से लेकर के 6378 किलोमीटर तक की गहराई में इनर कोर का हिस्सा है, जो अधिकांशतः ठोस रूप में समझा जाता है। और जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंतरतम में जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में भी वृद्धि होती जाती है, और पृथ्वी का जो कोर वाला हिस्सा है वहां 9000 फ़ारेनहाइट तक तापमान रहता है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो 32 मीटर, यदि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की तरफ बढ़ें तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान में भी वृद्धि होती जाती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम इस रूप में भी देख सकते हैं: आउटर लेयर, इनर लेयर, और फिर कोर का हिस्सा देखने को मिलता है।
इनर कोर को हम देखें तो ये 5150 से लेकर के 6370 किलोमीटर की गहराई में है और ये ठोस लोहे से बना हुआ है और इसके साथ साथ इसमें निकिल का भी अंश है। इसके अलावा आउटर कोर को हम यदि हम देखें तो ये 2890 से लेकर के 5150 किलोमीटर की गहराई में है और ये गर्म अवस्था में है और इस क्षेत्र में अधिकांशतः आयरन या और निकिल इन दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है और इससे यदि हम और गहराई में जाएं तो जो बाहरी जो हिस्सा हमें देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं डी लेयर, जो 2700 से लेकर के 2890 किलोमीटर की गहराई में है। ये जो लेयर है ये 200 से 300 किलोमीटर की मोटाई में है और इसमें सिस्मिक एविडेंस के आधार पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अलग अलग तरह की रासायनिक संरचना इस क्षेत्र विशेष में देखने को मिलती है। यदि हम पृथ्वी के जो विभिन्न जो क्षेत्र हैं, जो आंतरिक संरचना के विभिन्न भाग हैं, उनको हम देखें तो सबसे पहले जो लोअर मेंटल वाला हिस्सा है, जिसको हम 650 से 2890 किलोमीटर की गहराई में है, ये सिलिकॉन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से इसका निर्माण हुआ है और इसमें अधिकांशतः लोहा, कैल्शियम और एल्युमिनियम पाया जाता है इस क्षेत्र में। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है ये ट्रांजिशन रीजन के रूप में जिसको हम कहते हैं, इसकी गहराई 400 से 650 किलोमीटर तक है और ये बेसाल्टिक मैग्मा का ये स्रोत माना जाता है। उसके बाद अपर मेंटल वाला जो हिस्सा है जो 10 से लेकर के 400 किलोमीटर की मोटाई में है और इस क्षेत्र में ओल्वाइन और पायरोक्सिन पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। इसके ऊपरी भाग में फिर ओसेनिक क्रस्ट है जो 10 किलोमीटर की मोटाई में है और इसमें इस क्षेत्र में इग्नियस रॉक्स बेसाल्ट के रूप में मिलती है और इसके बाद का जो हिस्सा है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, महाद्वीपीय क्रस्ट के रूप में जाना जाता है, जो 75 किलोमीटर तक की मोटाई में देखने को मिलती है और अधिकांशतः ये क्वार्ट्ज और फेल्सपार जैसे तत्वों से इसका निर्माण है। यदि हम पृथ्वी की बनावट को देखें या हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पी एस और जो वेव्स हैं धरातल पे जो या पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो भूकंपीय तरंगे हैं उनके प्रभाव को देखें तो ये इस तरह से वो देखने को मिलता है। हम पृथ्वी के कंपोजिशन को इस रूप में भी देख सकते हैं जिसमें सबसे भारी हिस्सा क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर वाला हिस्सा है। यदि हम पृथ्वी की 4 तरह की लेयर्स को हम देखें तो क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल और इनर कोर और आउटर कोर के रूप में हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं। यदि हम फिजिकल स्ट्रक्चर को पृथ्वी के देखें तो जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है इसको हम लिथोस्फीयर के रूप में जानते हैं। ये एक रिजिड आउटर लेयर है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। उसके अंदर निचले वाले हिस्से में फिर एस्थोनोस्फीयर है जो एक ठोस चट्टान है और धीरे धीरे इसमें बहाव रहता है हॉट एस्फाल्ट के रूप में, गर्म एस्फाल्ट के रूप में और इसके नीचे वाला जो हिस्सा है इसको मिजोस्फीयर या मिडिल लेयर के रूप में जानते हैं और उसके बाद वाला जो हिस्सा है वो आउटर कोर है जो एक लिक्विड लेयर है या हम इसको कह सकते हैं द्रव स्तरीय लेयर है और फिर उसके बाद इनर कोर वाला हिस्सा है जो ठोस रूप में है और जिसमें घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है। इसको हम इस रूप में भी डायग्राम के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, इनर कोर, फिर ये आउटर कोर, फिर ये मेंटल और सबसे बाहर वाला हिस्सा क्रस्ट के रूप में देखने को मिलता है। इसी चीज को यदि हम
एक अंडे को उबले हुए अंडे के रूप के परिप्रेक्ष्य में भी समझ सकते हैं। जो अंडे का बाहर वाला छिलका है वो क्रस्ट के रूप में, अंडे का जो सफेद पार्ट वाला जो हिस्सा है उसको हम व्हाइट एग जो हिस्सा है मेंटल के रूप में, और जो यॉक वाला जो हिस्सा है, इसको जो पीला वाला जो हिस्सा है वो कोर के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। पृथ्वी के यदि हम क्रस्ट को देखें तो ये एक सेब की जो बाहरी जो पपड़ी है या जो बाहरी जो छिलका है उसके रूप में समझ सकते हैं। एक पतली सी क्रस्ट है और इसकी जो डेंसिटी है या इसका जो घनत्व है 2.8 से लेकर के 3 के बीच में इसका घनत्व है, और इसकी यदि हम मोटाई को देखें तो 8 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। और इसके नीचे वाले जो हिस्से हैं उसमें ओसेनिक क्रस्ट देखने को मिलती है जो 25 मील या 32 किलोमीटर तक मोटाई में फैली हुई है, और उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम ओसेनिक क्रस्ट के साथ साथ इसके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के रूप में भी देखने को मिलती है। यदि हम इसको डायग्राम के मार्फत समझें तो ये आउटर जो लेयर है ये 5 से 100 किलोमीटर थिकनेस में है। ये दो तरह की आउटर लेयर को हम दो भागों में बांटते हैं, एक ओसेनिक डेंस जो बेसाल्ट से बनी हुई लेयर है, और दूसरी कॉन्टिनेंटल जो कम घनी है लेकिन ग्रेनाइट से बनी हुई लेयर है। जो क्रस्ट है इसको हम कॉन्टिनेंटल प्लेट या ग्रेनाइट रॉक के रूप में भी जानते हैं, और जो ओसेनिक प्लेट या इसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो बेसाल्ट के रूप में देखने को मिलती है। ओसेनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम इस डायग्राम के माध्यम से इस तरह से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद मेंटल वाला हिस्सा आता है, पृथ्वी के क्रस्ट के बाद का जो हिस्सा है मेंटल, और ये इस मेंटल वाले हिस्से में जो लेयर है मेंटल सबसे बड़ी लेयर है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के परिप्रेक्ष्य में, पृथ्वी की सबसे बड़ी स्तरीय लेयर है, और इसके बीच में जो मेंटल लोएस्ट जो लोअर क्रस्ट और अपर जो मेंटल है इसके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है जिसको हम वो डिसकंटिन्यूटी के रूप में जानते हैं, और ये गर्म और घनी चट्टानों से बनी हुई है जिसमें एस्फाल्ट का प्रवाह होता रहता है। और इस मेंटल को यदि हम देखें तो इसमें कॉन्टिनेंटल प्लेट सबसे बाहरी, उसके नीचे वाला हिस्सा ओसेनिक प्लेट, फिर इसके नीचे आउटर रिजिड आउटर लेयर है मेंटल की, और इसके नीचे और आउटर कोर के बीच में जो जो कन्वेंशनल करेंट्स हैं मेंटल में उनका प्रवाह होता है। यदि हम लिथोस्फीयर को देखें तो क्रस्ट और मेंटल की ऊपरी जो परत है ये दोनों मिलाकर के लिथोस्फीयर का निर्माण करती हैं, और इस लिथोस्फीयर में लिथोस्फेरिक प्लेट्स के रूप में विभिन्न प्लेटें हैं जिनमें अलग अलग 12 छोटी प्लेट और 7 बड़ी प्लेट हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, कोकोस प्लेट, फिलिपाइन प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, नजका प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, स्कॉटिया प्लेट और अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के रूप में हम इसको जानते हैं। और इन प्लेट्स के जो मूवमेंट है उस मूवमेंट की वजह से ही भूकंपीय घटनाओं का प्रादुर्भाव इस धरातल पर होता है। एस्थनोस्फीयर को हम यदि हम देखें तो एस्थनोस्फीयर एक अर्ध जो है रिजिड एक मिडिल लेयर है मिडिल मेंटल में, और इसमें हॉट गर्म स्पार्ट का जो है हैवी वेट के रूप में प्रवाह होता रहता है। तो ये यदि हम कन्वेंशनल करेंट्स को यदि हम देखें तो ये कन्वेंशनल करेंट्स जो हैं इनका ये जो मध्यवर्ती जो हमारा मेंटल है इसमें कन्वेंशनल करंट का प्रवाह होता रहता है, और क्योंकि इस क्षेत्र में
कन्वेंशनल करेंट्स की वजह से ही जो लावा है वो मूवमेंट करता है और जहां कहीं धरातल पर इसको कमजोर चट्टानें मिलती हैं तो उन कमजोर चट्टानों को उघाड़ते हुए ये बाहर को निकलने लग जाता है। इसको हम इस रूप में भी समझ सकते हैं। यदि हम एक बर्तन में पानी लें और उसको गर्म करें और उस पानी के ऊपर एक कॉर्क का टुकड़ा लें तो पानी जैसे जैसे गर्म होता है उसमें संवहन के मार्फत फिर जो ऊपर कॉर्क का जो हिस्सा है उसमें भी मूवमेंट होने लगता है। हम यदि पृथ्वी के कोर को देखें तो कोर को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सॉलिड इनर कोर और लिक्विड आउटर कोर। और ये मोस्टली लोहे का बना हुआ होता है और पृथ्वी का 1/3 जो मास है ये इसी में देखने को मिलता है। ये बहुत ही गर्म हिस्सा है। आउटर कोर को यदि हम देखें तो आउटर कोर 1400 मील की मोटाई में फैला हुआ है जो द्रव आयरन और निकिल से इसका निर्माण हो रखा है। इनर कोर को हम देखें तो ये इनर कोर में मेटल या हम इसको कह सकते हैं कि ये एक ठोस अवस्था में देखने को मिलता है। और यदि हम क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर की मोटाई को देखें तो क्रस्ट 30 किलोमीटर की मोटाई में है और इसका घनत्व 2.2 ऊपरी हिस्से में है और 2.9 निचले हिस्से में है और ये सिलिकॉन, एंडेसाइट और बेसाल्ट जैसी चट्टानों से बना हुआ है। अपर मेंटल ये 720 किलोमीटर की मोटाई में है और 3.4 इसका घनत्व है और इसका निर्माण पेरिडोटाइट, इक्लोगाइट, ओलिवाइन और स्पाइनल, गार्नेट और पाइरोक्सिन और पेरोस्किटो और ऑक्सीडोस से ये बना हुआ है। लोअर मेंटल को देखें 2171 किलोमीटर की मोटाई में है, 4.4 इसका घनत्व है और जो 4.4 से कहीं कहीं 5.6 तक इसका घनत्व है और मैग्नीशियम और सिलिकॉन ऑक्साइड से इसका निर्माण है। और आउटर कोर को हम देखें तो 2259 किलोमीटर की मोटाई में ये है, 9.9 इसका घनत्व है, 9.9 से लेकर के 12.2 तक इसका घनत्व है और लोहा, ऑक्सीजन, सल्फर, निकिल एलॉय से इसका निर्माण हो रखा है। और इनर कोर को हम देखें तो ये 1221 किलोमीटर की मोटाई में है और इसका जो घनत्व है वो 12.1 से लेकर के 12.8 से लेकर के 13.1 तक इसका घनत्व है और मोस्टली ये आयरन, ऑक्सीजन और सल्फर, निकिल एलॉय से बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के यदि क्रस्ट से और कोर तक की हम मोटाई को देखें तो 6401 किलोमीटर की मोटाई में ये फैला हुआ है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं ताप में वृद्धि होती है, घनत्व में वृद्धि होती है और संरचनात्मक जो अवयव हैं उनके स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। धन्यवाद।